लोगों ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन से स्टार्ट किया था, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पूरा एकदम प्रॉपर हमने आपके साथ डिस्कशन किया था, जिसमें हम दो अप्रोच किए थे। एक एसेट लायबिलिटी अप्रोच हमने अप्लाई किया था और दूसरा हमने अप्रोच अप्लाई किया था किसका, 5 स्टेप्स वाला। जो 5 स्टेप्स वाला हमने स्टेप जो अप्लाई किया था वो हमारे पास जो है वो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब जरूरत पड़ता है, तो बोलता है ऑकर्स व्हेन एन एंटिटी satisfy a performance obligation by transferring either goods or services to the customer, ठीक है। तो जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया तभी आपकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होएगी, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे हमने बात करना था 5 स्टेप्स क्राइटेरिया। तो 5 स्टेप्स कौन कौन सा था, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना क्या था, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। हाँ हाँ, वही करवा रहे थे, वही दोबारा एक बार बुक से उसको रिवाइज करा दे रहा, और एक दो पॉइंट रह गया है उसको खत्म करा दे रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना, ये सबसे पहला स्टेप्स है। दूसरा स्टेप्स है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी हर पॉइंट पे आपको अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है। और तीसरी डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, यानी कितने का आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसके बाद क्या है, अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू दी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी मान लो ये पूरा का पूरा आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, इसमें 4 एक्टिविटी है या 4 पॉइंट्स है, तो आप सबसे पहले चारों ट्रांजेक्शन्स को आप आइडेंटिफाई कर दोगे और हर ट्रांजेक्शन्स को आप पैसे असाइन कर सके। तो ये जो पूरा का पूरा काम है या पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये बोलता है अलोकेटिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस टू दी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी आपने 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस रखे हैं एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करें और उसको वैल्यू कितना असाइन करते हैं वो आप असाइन करना का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द स्टेप 4। उसके बाद क्या बोलता है कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, ठीक है, विल और एज दे सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है आप वैसे ही अपने क्या कर लेंगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा का बात हमने अभी तक डिस्कस किया था, ठीक है। ये हमारा स्टेप्स था। अब हम स्टेप्स के आगे जब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो क्या क्या है वो हम उस पर आते हैं। स्टेप 1 में उसने बोला था कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंशिएशन है वो जानने का जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टी के बीच का एग्रीमेंट होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच का एग्रीमेंट होता है जो कि इनफोर्सेबल होता है, यानी कि वो लीगली चैलेंज किया जा सकता है, जिसको आपको करना आपके राइट एंड ऑब्लिगेशंस में आता है, ठीक है। इनफोर्सेबल होता है राइट एंड ऑब्लिगेशन के साथ। डिपेंडिंग ऑन एंटिटीज टिपिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी वर्बल, रिटन एंड इम्प्लाइड। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, वर्बल क्या होगा, वर्बल का मतलब ये होगा कि आप गए आपने तो बात कर ली, हमको ये सर्विस दे दो हम इसके पैसे दे देंगे। और दूसरा क्या हुआ, आपने स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन कर लिया और उसके हिसाब से आप उससे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिटेन। और इम्प्लाइड क्या होता है, क्योंकि आप जैसे बस पे चढ़ते हैं और आपको पैसे देने होते हैं, जहां पर आपको एडिशनली ना अगला से वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना आपके साथ कोई रिटेन स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया होता है, बल्कि वो इम्प्लाइड होता है, यानी आप बस पे आपने वोट किया अब आपको पैसे देने हैं। फिर बोल रहा है क्राइटेरिया फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हमने पढ़ा। उसके बाद बोल रहा है कि रेवेन्यू ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन द कस्टमर मीट ऑल द क्राइटेरिया इन द लिस्टेड बिलो। क्या क्या क्राइटेरिया, ऑल पार्टी हैज अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट को अप्रूव किया है, एंड साथ में कमिटेड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, यानी अब दोनों अपने अपने पार्ट में अपने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए अग्री हो गया। द राइट ऑफ ईच पार्टी ऑफ रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वुड आर आइडेंटिफाइड, किसको क्या चाहिए, यानी देने वाले का स्कोप क्लियर है, सर्विस रिसीवर का भी स्कोप क्लियर है। उसके बाद क्या आता है, पेमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि उसके कंसीडरेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसीडरेशन नहीं पता होगा तो आपके कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, तब वो कोई फ्री का काम हो रहा है, चैरिटी हो रहा है, चैरिटी वाला काम में अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता है। द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि उसमें पैसे का, अमाउंट का, यानी ये 4 फैक्टर्स है, अमाउंट, रिस्क एंड टाइमिंग, ये तीनों उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, यानी इसको हम लोग कमर्शियल सब्सटेंस बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं इट इज अ प्रोबेबल, ठीक है, यानी कि कस्टमर का इंटेंट होना चाहिए, और एबिलिटी टू पे व्हेन ड्यू, यानी इसका मतलब ये होता है कि वन ऑफ द कि आप जब काम करा रहे हैं तो आपकी इंटेंट एंड एबिलिटी दोनों होनी चाहिए कि आप उसको पैसे पे कर सको, ठीक है। और उसके बाद द एंटिटी विल कलेक्ट द सब्सटेंशियली ऑल द कंसीडरेशन ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जितना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में बातें हुई है उतना आपसे वो रिकवर करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को के वैलिडिटी को अप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है,
ये क्राइटेरिया अप्रूव होता है। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, बोला है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। पहला बोला ऑन मार्च 1 2001 को Getin इनकॉर्पोरेशन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट टू किटी इनकॉर्पोरेशन ऑन सितंबर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर। यानी कि मार्च में आपको एग्रीमेंट में एंटर होते हैं और आपको सितंबर में उसको क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है, किसको, प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना है। फिर बोल रहा है किटी विल पे द फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 150,000 टू बुलडॉग। बुलडॉग को वो क्या कर देगा, वो अपना पैसे दे देगा। कब दे देगा, $15,000 पे कर देगा। ठीक है, फुल कॉन्ट्रैक्ट बाय अगस्त 1, यानी अगस्त को वो पैसे दे देगा। ठीक है, बुलडॉग ट्रांसफर द प्रोडक्ट टू किटी ऑन, यानी बुलडॉग ने अपने ट्रांसफर कब दे दिए, उसे 1 सितंबर को ट्रांसफर कर दिए। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 9,000। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन चार चीजें हुई। हमने सबसे पहले एक एग्रीमेंट में एंटर किए 1 मार्च को। ठीक है, हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, कितनी की, 150,000 की। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट दिया है कि हमको पैसा पे कर दीजिएगा आप अगस्त में, हम आपको सर्विस कब रेंडर कर देंगे, सितंबर में। तो अब आइए हम एक पूरे के पूरे प्रोसेस को यहाँ पे आके देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज है वो देखते हैं। तो बोला है कि मार्च 1 जर्नल एंट्री होगा का, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा क्योंकि नाइदर पार्टी हैज परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, यानी 1 मार्च के दिन कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। अब आइए बोल रहा है अगस्त 1 को एंट्री होगा, क्यों, क्योंकि अगस्त 1 को उसने पैसे दे दिए हैं। तो पैसे कब दे दिए, अगस्त 1 को, यानी कि हमने पैसे ले लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू कितने का, $15,000, क्योंकि हमें एडवांस रिसीव हो गया। यानी एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी इसके बदले में आप लिख सकते थे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर आप इसके बदले भी लिख सकते थे। उसके बाद बोल रहा है कि अब हमारे को सितंबर में, जब हमने कब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया, यानी क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट कर लेंगे और सेल्स के रेवेन्यू को क्रेडिट कर लेंगे। और दूसरा, जैसे ही हमने ये किया तो हमें साथ में अपने कॉस्ट को बुक करना पड़ेगा, एज्यूमिंग दैट हम परपेचुअल मेथड पे अपनी एंट्री कर रहे हैं। तो ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर इनटू द सेम कस्टमर विथ रिलेटेड पार्टी और द कस्टमर एट अ और नियर द सेम टाइम। तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, वहां पे कोई कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंबाइंड अकाउंटेड फॉर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ इधर द कॉन्ट्रैक्ट आर negotiated as a package with a single commercial objective। अगर सेम ऑब्जेक्टिव के लिए है और 2 कॉन्ट्रैक्ट बना तो आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात है, इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। जो सेकंड स्टेप में हमारा क्या था कि हम एक सेपरेट ऑब्लिगेशंस को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि यानी हम एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया, उसमें 3-4 बातें होंगी या 3-4 टर्म्स होंगे या 3-4 पॉइंट ऑफ सर्विस होगी या 3-4 पॉइंट में हम अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करेंगे, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते। तो पहला बोलना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करना, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स और सर्विस टू द कस्टमर। ये है उसका आसान सा डेफिनेशन। कोई भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रॉमिसेस है कि हम आपको गुड्स दे देंगे या सर्विस दे देंगे। ठीक है, द ट्रांसफर कैन बी एन इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है, और बंडल भी हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज का बंडल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है, बोल रहा है दैट इज डिस्टिंक्ट एंड सीरीज ऑफ द गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो, substantially the same or the thereby transferred in the same manner। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि आप जो भी गुड्स या जो भी सर्विस आप दे सकते हैं वो क्या होगा, वो साथ में दे सकते हैं, ज्वाइंट दे सकते हैं, कंबाइंड दे सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, तो हम पहले एग्जांपल्स को देखते हैं। बोला टैनर कंपनी इज बिल्डिंग अ मल्टी यूनिट रेसिडेंशियल, तो यहाँ पर वर्ड लिखा हो मल्टी यूनिट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, द एंटिटी इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर फॉर अ स्पेसिफिक यूनिट दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी कोई एक एंटिटी इंटर किया है, यानी ये जो टेनर है उस एक कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है। ठीक है, दैट द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू द in the contract including the procurement, construction, piping, wiring, installation of equipment and finishing। यानी इतने सारे बातें हैं दी हुई एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेशंस, यानी एक है या मल्टीपल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले बोला है ऑल्दो द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
दे आर, ठीक है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्रॉमिस टू कंस्ट्रक्ट द यूनिट। ठीक है, तो हमारा प्रॉमिस क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट, बट ये कंस्ट्रक्शन के काम को कंप्लीट करने के लिए हमको मल्टीपल सीरीज ऑफ एक्टिविटीज करना पड़ता है जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट चूंकि हमारा प्रॉमिस बड़ा है, प्रॉमिस में हमको कंस्ट्रक्शन करके देना है, तो उस सिचुएशन में क्या कर देंगे, वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विस को इंटीग्रेट करके हम एक कॉमन ऑब्लिगेशंस की तरफ से कंसीडर कर देंगे। द कॉन्ट्रैक्टर विल इंटीग्रेट द गुड्स एंड सर्विसेज इनटू अ यूनिट सो दैट ऑल गुड्स आर अकाउंटेड फॉर एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट है वो है यूनिट कंस्ट्रक्ट करके देना। ठीक है, उसमें बहुत सारे काम है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन अभी जो हमारा कमिटमेंट है, कमिटमेंट क्या है कि हमको कमर्शियल यूनिट बना के देना है, तो हम उसको एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, परफॉर्म इंस्टॉलेशन, प्रोवाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो टेक्निकली यहाँ पे चार बातें हो रही है, पहला सॉफ्टवेयर लाइसेंस, दूसरा इंस्टॉलेशन, तीसरा अपडेट्स एंड चौथा टेक्निकल सपोर्ट फॉर 5 years। The developer sell the license, installation, update and technical support separately। तो यहाँ पर क्लियरली बोलते हैं कि सेपरेटली हम सेल करते हैं। The entity determined that each goods and services is separately identifiable because the installation does not modify the software and software is a functional without the update and technical support। तो ये बातें यहाँ पर इसने बोल दिया। Identify the performance obligations in this contract। तो हम जब वो बोल रहे हैं कि हम अलग अलग बेचते हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हम सेम टाइप का एक क्वेश्चन किया था अपने एमसीक्यू में। ठीक है, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, हम ट्रांजेक्शन प्राइस को डिफाइन करेंगे। पहला जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसमें अपने ट्रांजेक्शन प्राइस को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ट्रांजेक्शन प्राइस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन। तो हमने बोला था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि वो फ्री है और फ्री वाली चीजें इम्पॉसिबल नहीं होती है तो वो वॉइड हो जाता माना जाता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट वो होता है, रिक्वायरमेंट होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी के लिए कि उसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। द एंटिटी कैन एक्सपेक्ट टू बी द entitled to receive in exchange for the transfer of the promised goods and services to the customer। ऑल टुगेदर ये कंसिडरेशन के बारे में बातें कर रहा है। वेरिएबल कंसिडरेशन हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है कि आप क्या होता है कि आप हमको प्रेजेंट में पैसे दीजिएगा तो कम पैसे लूंगा, अगर फ्यूचर में पैसे दीजिएगा तो उसमें थोड़े से प्राइस बढ़ जाएंगे। तो टेक्निकली वहाँ पे दो काम हो रहा है, एक तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी वहाँ पे हो जाती है, आप उनको थोड़ा सा पैसे फाइनेंस कर देते हैं इनडायरेक्टली। अब पढ़ लेते हैं इसको क्या होता है। The amount of variable consideration should be estimated by taking the range of possible amount and using either of expected value, which is the sum probability weighted amount or the most likely amount, whichever is assumed to be the better predictor। ठीक है, हम प्रिडिक्ट करके वेरिएबल निकाल लेते हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन शुड ओनली बी इंक्लूडेड इन द प्राइस इफ इट इज प्रोबेबल दैट द सिग्निफिकेंट रेवेन्यू रिवर्सल विल नॉट बी रिक्वायर्ड वंस एनी अनसर्टेनिटी टाइड टू द कंसिडरेशन इज रिजॉल्व। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो वेरिएबल कब रखते हैं कि आपको 100% या तो लेना है या तो रिवर्स करना है, ऐसा नहीं है तो आप उसको वेरिएबल यानी पोर्शंस में आप क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी शुड बी एज एडजस्टमेंट टू द ट्रांजेक्शन प्राइस इफ टाइमिंग ऑफ द पेमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट provides either the customer or entity to pay with a significant benefit in regard to the financing they transfer the goods and services। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उसने उसे टाइम का रिलैक्सेशन दिया है जिसके कारण आप क्या करते हैं, उससे थोड़े ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, तो वो जो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं दैट इज एक्चुअली यू आर डूइंग द फाइनेंसिंग। So revenue should be recognized based on the price that would have been paid in cash by the customer at the time of the transfer। The important point is at the time of transfer। इसका मतलब आपने अपना पेमेंट का टाइम जैसे ही डेफर्ड कराया, यानी कि जैसे ही आपने उसको बाद में देने का अग्री किया और अगर उससे कुछ ज्यादा पैसा चार्ज किया हुआ तो वो जो ज्यादा पैसा है दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। इफ द टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट is anticipated to be less than 1 year, the discounting is unnecessary। तब डिस्काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर है तो आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब बोल रहा है नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कंसिडरेशन शुड बी मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू एट अ कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। तो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो एक्चुअल में जीएसटी में एक रूल हो जाता है कि अगर कोई भी चीज आपने अगर फ्री दिया है तो आप एक काम कर लें, उसकी जो बाजार में जो वैल्यू है ना या उसकी जो फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से आपको जीएसटी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को।
तो टेक्निकली आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी चीज आप नॉन कैश कंसिडरेशन में दे रहे हैं तो आप एक काम करें, उसकी जो फेयर वैल्यू बन रही है वो फेयर वैल्यू उसकी कंसिडरेशन की तरह उसको आप ट्रीट करें। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर, एनी कंसिडरेशन चाहे कैश क्रेडिट वाउचर दैट इज पेबल टू द कस्टमर शुड बी ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन प्राइस। कुछ भी अगर हमको देना पड़ रहा है, इसका मतलब आप मुझे कुछ ले और मैंने आपको उसके बदले वाउचर दे दिया, तो जितना उस वाउचर की फेयर वैल्यू उतना से उसकी कंसिडरेशन प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। The revenue recognized by the entity unless the entity is receiving the goods or transferred by the customer। यानी हमने उसे वाउचर दिया और वाउचर के बदले फिर उसने हमसे कुछ ले लिया, तब तो हम उसको फुल वैल्यू पे एक बार ले लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है ऑन जनवरी 1, ठीक है, ईयर 5 SBF फर्नीचर टू अ कस्टमर फॉर $4,000 with a 3 years interest free credit। The customer took delivery of the furniture on that day and the 4,000 payable in to SDF on 31st December। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है ईयर 7 पे। अभी हम कहाँ पे करें, 5 में। इसका मतलब 5, 6 और 7 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल में पेमेंट करने का बात है, तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है स्टेटमेंट से। द एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट बेस्ड ऑन द कस्टमर क्रेडिट प्रोफाइल इज 8%। अब जो कस्टमर की उसने प्रोफाइल बना रखी है उस पर वो एलिजिबल है 8% का डिस्काउंट लेने के लिए। बोल रहा है यहाँ पे हमको ट्रांजेक्शन प्राइस निकाल के देना है वैल्यू ऑफ फर्नीचर के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि हम उससे अगर अगर हम उसे 3 साल के लिए हम उसे दे रहे हैं और हम अगर डिस्काउंट का बेनिफिट उसे नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे कि देखिए हमारा डिस्काउंट क्या बन रहा है कि 4,000 का 3 साल का आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको टेक्निकली 4,000 पहले साल में, 4,000 दूसरे साल में और 4,000 तीसरे साल में, यानी कि उसको बेनिफिट दे दे रहा है कि आप जो है पैसा को फ्यूचर में हमको दे दीजिएगा, पर सेम टाइप के प्रोफाइल को हम 8% का डिस्काउंट दे देते हैं। इसका मतलब वो आज अगर पैसे देता तो कम पैसे देता, अब मुझे वो फ्यूचर में पैसे दे रहा है, इसका हम उससे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो वो जो करंट रेट और ज्यादा पैसा कलेक्ट कर रहा है उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। तो अब देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि पहले साल में हमारा 274 का आ रहा है, दूसरे साल का इस तरह करके हम क्या बोल रहे हैं, सो द इंटरेस्ट इनकम हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस में लेके जा रहे हैं, 1, 2, 3 साल, तो पहले साल में 4,000, दूसरे साल में 4,000, तीसरे साल में 4,000। तो अब हम पहले साल में अगर हम उसे वो नहीं करते, अगर हम उसको डिस्काउंट नहीं देते, तो टोटल हम उसे कितना प्राइस कैश अभी हम चार्ज करते हैं, यानी उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट निकालना है। तो मान लो, तो पहले साल वाले का अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा तो 3703 हो जाएगा, दूसरे वाले का अगर निकालिएगा तो उसका वैल्यू बनेगा 3,429, और तीसरे साल वाले का निकालिएगा तो आएगा 3,175। तीनों को ऐड कीजिएगा, 3,429 और 3,703, तो आ रहा है आपको 10,307 रुपया, जबकि उसको हम बेच कितना में रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं 12,000 में। इसका मतलब जो हम डिफरेंस जो है वो 1,692, वो जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम की तरह काम करेगा। ये मेरे किस तरह काम करेगा, इंटरेस्ट इनकम की तरह काम करेगा। यानी पहले साल का जो 4,000 है वो 4,000 में ही पूरा आएगा, 4,000 को 2 हिस्से में बांटना है। पहला 3,703 जो कि एक्चुअल मेरे लिए सेल्स कंसिडरेशन है, बाकी का जो डिफरेंस पोर्शन वो मेरे लिए क्या है, इंटरेस्ट इनकम है। तो जो डिफरेंस पोर्शन है वो कितना आ रहा है हमें, जी जी जी, हम्म, अच्छा, ये कौन से साल में हमसे निकलवा रहा है, 5th ईयर में है ना, हाँ। नहीं, पर हम खड़े ही 5th ईयर में है ना, यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट भी तो 5th ईयर से हो रहा है ना। तो पहले साल में ये ट्रांजेक्शन here because the time value must be considered to determine the transaction price। तो 5th
34,000 डिवाइड बाई 1.08 3703 मेरा आ रहा है। दूसरा आ रहा है इसका, दूसरा 4,000 है ना, डिवाइड बाई 1.08, इसमें कितना निकल 3175 दूसरे से। अच्छा, यानी इसको 3 साल पे डिस्काउंट करना है, इसको 2 साल पे इसने डिस्काउंट किया है। अच्छा, ये जो है ये बोल रहा है कि ये पूरा पैसा जो हम उसको दे रहे हैं ना, ये बोल रहा है कि हम अगर उसको नहीं देते तो हम उसको मल्टीप्लाई बाई, आज वो हमको अगर देता तो हम उसको 9,525 में दे देते। ठीक है, देखिए ना इन्होंने क्या निकाला है, वही कैलकुलेशन मैच कर रहा हूँ। बोला कि 4,000 करके हमको देना है। अच्छा, सॉरी, ये 3 बार में पेमेंट नहीं है, अरे सिंगल पेमेंट है, 4,000 ईच ईयर नहीं है। there's a small change। यहाँ पे बोल रहा है कि हमने कस्टमर को दिया 4,000 में विथ 3 इयर्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, यानी कि आज पैसे दे दो, ठीक है, दैट इज द ऑप्शन। अगर आज पैसे दिए मैं तुम्हें 8% का डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन तुम अगर आज नहीं दिए तो तुम्हें ऑप्शन है कि तुम तीसरे साल पे मुझे आके 4,000 रुपया दे देना। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4,000 को डिस्काउंट करना पड़ेगा 3 साल से, यानी 4,000 डिवाइड बाई 1.08 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2 3, तब इसका मतलब करंट प्राइस में इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3,175। अब चूंकि आज मुझे आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर साल एक इंटरेस्ट इनकम बुक करना पड़ेगा अपने पास, यानी आई एम नॉट गिविंग यू द डिस्काउंट। सेलर को, कस्टमर को, सेलर जो है कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अब अगर डिस्काउंट में देता तो उसको आज 3,175 का ही देना पड़ता, लेकिन अगले ने अग्री किया कि 3 साल इंटरेस्ट फ्री पेमेंट पे हम 4,000 रुपया आपको दे देंगे। तो मैथमेटिकली इस दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट जो है ये 3 साल में अर्न किया गया। कितने साल में अर्न किया गया, 3 साल में। तो पहले साल में 254 रुपया अर्न किया गया है, 254, दूसरे साल में 274 और तीसरे साल में 296 अर्न किया गया। ठीक है, तो अगर आप तीनों को ऐड कीजिएगा, प्लस 274 प्लस 296 माइनस 4,000 कीजिएगा तो आपको देखिए 3,175 आ गया, और तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो अपना 800 के आसपास बन जाएगा। 4,000 माइनस 3,175, यानी कि 825 रुपए का जो डिफरेंस है वो जो है उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे ऑप्शन है कि आज आप प्रेजेंट में लेके जाइए या हमें पैसे दे दीजिए, हम आपको 8% डिस्काउंट दे देंगे, और यू फॉरगो द डिस्काउंट, यू पे 4,000 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, दैट्स ऑल। इस तरह का अगर कोई कंसीडरेशंस आपके पास आता है तो आप अपने कंसीडरेशन को 2 पोर्शन में स्प्लिट कीजिएगा। पहला पोर्शन 3,175 और दूसरा पोर्शन जो इंटरेस्ट का है वो ओवर द 3 इयर्स अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कीजिएगा। ये इस सवाल का सबसे ट्रिकी पार्ट था। देखिए यहाँ बोला गया क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चंस में ये बोला गया कि ऑन जनवरी 5th या सिटिंग एट द 5th ईयर, दिस इज योर ईयर 5। अब आपको बोल रहा है कि आपको पैसे देने हैं आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना विथ 3 इयर्स
इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, यानी कि छठे साल में मत दीजिए पैसा, सातवें साल में मत दीजिए, आठवें साल में पैसा दीजिए 4000। तो ये जो 4000 है ये प्योर सेल्स का इनकम नहीं है, इसके अंदर इंटरेस्ट एडेड है। हाँ, तो वही मैं कैलकुलेशन करके आपको बताया कि इंटरेस्ट कितना एडेड है। अब समझे? हाँ, पांचवें के 1 तारीख को खरीदा है और उसको पैसा दे रहा है 3 साल के बाद, 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर ऑफ 7, यानी अगर ये जनवरी में खड़ा है तो जनवरी से दिसंबर, फिर जनवरी से दिसंबर, फिर जनवरी, यानी कि 1 जनवरी ऑफ 8, यानी टेक्निकली 31 दिसंबर ऑफ 7th ईयर। ये ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ये बोलना है कि अगर अगले ने अपना डिस्काउंट फॉरगो किया है और उसने पैसे जो है टाइम के बाद दिए हैं, तो जो फॉरगो किया उसके कारण जो उसका प्राइसिंग डिफरेंस है ना, वो हमको निकाल के उसको हम ऐसा इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये बात आपको यहाँ पे छोटे से एग्जांपल में लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप लोग टर्म्स पे कभी बात करते हैं ना, जैसे आजकल सबसे आसान है, कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी हमको बेचा जाता है, ठीक है, ये पूरे दुनिया में आजकल यही चल रहा है। पर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि उसमें दो ऑप्शन होते हैं। उसमें क्या बोलता है कि आप 100% आज मुझे पे कर दो, या आप मुझे 100% पे करो तो आपको मैं जो है 1 मिलियन में आपको प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन मैं आपको एक 30 या फिर हम इसमें आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, और नहीं तो आप 70-30 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और यू पे इन द सेकेंड ईयर एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर। ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं प्रमोद भाई? ये सबसे रियलिस्टिक क्वेश्चन है जो आजकल बाजार में चल रहा है। अभी बाजार में क्या बोलता है कि आपके पास एक इन्वेस्टर डील है, टर्म यूज करता है, एक इन्वेस्टर डील है, 1 मिलियन प्रोजेक्ट की वैल्यू है, इफ यू पे 100% टूडे you get 10% discount, or you pay 30% and 70% on delivery। अब हमको आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कि एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट का कितना पोर्शन है सेकेंड डीलिंग में। ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें हम जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो रेवेन्यू में कितना ओरिजिनल सेल्स है और कितना इंटरेस्ट है, कितना सेल्स वैल्यू है और कितना इंटरेस्ट पोर्शन है। और ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 2 इयर्स का। चलिए कैलकुलेट। हाँ, पर आपको हमको बताना है आपको कि हर साल में कितना कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है आपको। ऑप्शन 1 में भी बताना है आपको, ऑप्शन 2 में बताना है, ईयर 1 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताना है, ईयर 2 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताना है, सेल्स से बताना है, इंटरेस्ट से बताना है, सेल्स से बताना है, इंटरेस्ट से बताना है। जल्दी बताइए। भाई एक काम कीजिए, थोड़ा 2 मिनट सोचिए, मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट सोचिए और इसको पेपर पे कीजिए, ऐसा मुंह जबानी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ, मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ। मैं 2 ऑप्शन के साथ आपके पास आया। आई केम विथ 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, you pay 100% today, take 10% discount। You take good it, हाँ? आपको नहीं दिख रहा पर मुझे जा रहा है, मैंने दूसरे स्क्रीन पे देख रहा हूँ। हाँ, you pay 100% today, take 10% discount and delivery will be after 2 years।
क्लियर है? ऑप्शन नंबर वन, प्लीज सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ऑप्शन नंबर वन, 100% पे टूडे, 8-10% डिस्काउंट, डिलीवरी विल बी आफ्टर 2 years। ऑप्शन नंबर वन फिनिश। ऑप्शन नंबर टू, पे 30%, रेस्ट 70% पे ऑन डिलीवरी, डिलीवरी इज द सेकेंड ईयर। अभी आपको हमको बताना है आफ्टर 2 years, सेकेंड ईयर मीन्स आफ्टर 2 years। आप मुझे पूरी अकाउंटिंग बनाए, ऑप्शन नंबर वन में क्या अकाउंटिंग होगी, ऑप्शन नंबर टू में क्या अकाउंटिंग होगी, प्लीज बनाइए। ये आपके इंटरव्यू का सवाल हो सकता है कल के दिन, कल दिमाग ईमान में आपकी इंटरव्यू हुई, उसने सवाल आपसे पूछ लिया तो आप क्या जवाब दीजिएगा? पूरा सिनेरियो एक एक एंट्री करके बताइए। नहीं नहीं, वो उतना टाइम नहीं मिलेगा ना, इससे बेहतर है कि आज कर लीजिए। एक एक एंट्री बताइएगा हमको। देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए, बनाइए, हम एक एक एंट्री आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटू सा चिंदी सा वो दे दिया, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पहले एंट्री बताइए, फर्स्ट एंट्री प्लीज। ऑप्शन नंबर वन का पहला एंट्री बताइए। ऑप्शन नंबर वन, पहला एंट्री होगा कैश डेबिट टू अन अर्न रेवेन्यू। कितना? 9,90,000। हो गया खत्म, क्योंकि हमने ऑप्शन दिया ना 10% डिस्काउंट है भाई। हो गया, तो 9 लाख ले लीजिए। ठीक है, आपका बिल्कुल बात सही है, 10% 9 लाख होता है, ठीक है, माई मिस्टेक। 9 लाख। दूसरी एंट्री जो होगी पहले साल में नहीं होगी। ऑप्शन वन में दूसरी कोई एंट्री नहीं है, दूसरी एंट्री का वेट करने के लिए ईयर टू में जाना पड़ेगा। ईयर टू में क्या एंट्री होगी? जब आप डिलीवरी कंप्लीट कर देंगे, यानी हैंड ओवर कंप्लीटेड। हैंड ओवर कंप्लीटेड, ठीक है। अब एंट्री क्या बनेगी? अब एंट्री बनेगी कि डेबिट अनअर्न्ड रेवेन्यू, डेबिट टू सेल्स। याद है, ऑप्शन नंबर वन में है भाई, अभी हम ऑप्शन नंबर में इंटरेस्ट क्यों आएगा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर वन में आपको इंटरेस्ट क्यों आएगा बताइए। अब आइए, अब आइए ऑप्शन नंबर टू, वो बहुत ध्यान से सुनने वाला है। ऑप्शन नंबर टू में क्या बोला था? पे 30% नाउ एंड 70% ऑन हैंड ओवर। कैश डेबिट 3 लाख,
3 लाख। दूसरी एंट्री क्या होगी? पर दूसरी एंट्री कंप्लीट करने के पहले आपको एक कैलकुलेशन करना। 10 लाख उसकी एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है, यानी कि उसको 10 लाख डिवाइड बाय 1.1, एक बार, दो बार, यानी कि 8,26,000 446 की उसकी क्या बन गई? कॉस्टिंग बन गई। अब इसके अंदर में दो बातें। पहला ये कि उससे बोला कि ठीक है, तो 8,26,000। अब इसमें पहले साल में इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ उसका? हुआ ना भाई, होएगा ना, ठीक है ना। 10 लाख के ऊपर भी रहेगा ना, क्योंकि अगले को कोई डिस्काउंट नहीं देगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट 8,26,000 का कितना बनेगा? 82,600। यानी फर्स्ट ईयर में एंट्री बनेगी उसकी, इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि या तो लिखेगा वो AR डेबिट या इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट कितने का? 82,600 का टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, पहले साल पे। ठीक है, 82,600 का इंटरेस्ट डेबिट टू 82,600 का इंटरेस्ट इनकम हो गया। ठीक है, किसका? हाँ ठीक है, 644 कर लिया मैंने, उसको राउंड ऑफ कर दिया था बस खाली। नहीं, अभी कहाँ माइनस कर रहा था, अभी तो पहले सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेशन तो कर लीजिए आप। तो 8,26,444 जो था, या 446 जो वैल्यू बना था, ये बना था ना 446। अब इसके ऊपर ये वाला इंटरेस्ट ऐड कीजिए, 83,644 इंटू 10%। अब ये कितना हो गया? 909090। अब इसके ऊपर भी 10% इंटरेस्ट निकालिए। 90,009। अब फिर इंटरेस्ट क्या बनेगा? यही वाला इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, हो गया, 2 साल खत्म हो गया। अब आपको कस्टमर को जो है क्या करना है? तो पहले अनअर्नड इनकम पहले आप ले लीजिए, डेबिट कर दीजिए। कितने का? 3 लाख। ठीक है, अच्छा, हमको एक्चुअल कॉस्ट कितना निकल के आया, कितना एक्चुअल रेवेन्यू है वो? 8,26,446 टू रेवेन्यू 8 लाख
26,446। ठीक है, अगले से मुझे पैसे कितने मिलने वाले हैं? 7,00,000। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किससे माइनस, कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल वाला। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल का दोनों का अकाउंट टोटल बताइए कितना था? 90,909, 90,000। 3,00,000 अनअर्न्ड रेवेन्यू है ना, अब तो क्लोज करना पड़ेगा ना। हाँ, तो कितना आया था टोटल? 90909 प्लस 644, 173,554 कर लीजिए इसको। हाँ, ये एक्चुअल में रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग डेली करते हैं पर हम लोग को पता नहीं। ठीक है, अब बताएं, फर्क समझ में आया? अकाउंटिंग में क्लियर हो गया? ये इतना छोटा जो एग्जाम्पल था ना, एक्चुअली दिस एग्जाम्पल वाज फॉर ये जो रियल एस्टेट के जो जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उसको अकोमोडेट करने के लिए था। ठीक है, अब आ जाए स्टेप 4 में, क्या बोला था उसने? प्राइस एलोकेट कर सको आप किसके ऊपर? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये स्टैंड अलोन मेथड भी हो सकता है और नहीं तो प्रोपोर्शंस भी हो सकता है। जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस कीजिएगा वैसे वैसे हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सीधा एग्जांपल पे आ रहा हूँ। अब ये ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोला गया था कि अब हमको ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेट करना है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 250,000 विद द कस्टमर टू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर लाइसेंस, परफॉर्मेंस इंस्टॉलेशन एंड सर्विस टेक्निकल सपोर्ट फॉर अ 3-year पीरियड। कितने साल का? 3 साल का पीरियड पे। ठीक है, द एंटिटी सेल द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। यानी ये तीनों क्या है? सेपरेट है। तीनों क्या है? सेपरेट है। द इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल कुड बी परफॉर्म बाय अदर एंटिटी एंड द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल इन अब्सेंस ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर को हम अलग से कंसीडर कर सकते हैं, उसका कोई कंबाइंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मस्ट बी पेड ऑन इंस्टॉलमेंट on the installation of software which is planned on March 1, year 1. Determine how the software company should recognize the revenue for these transactions. पहला बोल रहा है the entity transfer the 3 performance obligation in contract for a following goods and services. पहला सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सर्विस। अब बोल रहा है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैन बी डिटरमाइंड फॉर ईच ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। द लाइसेंस इज यूजुअली फॉर 160,000, ऐसा उसने बोल दिया। तो 1,60,000 का उसने क्या बेच रहा? लाइसेंस बेच रहा। द इंस्टॉलेशन इज 20,000 एंड टेक्निकल सपोर्ट इज 50,000 पर ईयर। द फेयर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज डिटरमाइंड टू 270,000। बट उसने क्या किया है? एक कंसोलिडेटेड एक सिंगल एग्रीमेंट बनाया, इसीलिए वो कितने में बन गया? उसको डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 20,000 का। कितने का? 20,000 का। आप जब कोई चीज बंडल ऑफर में लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो यहाँ पे उसे डिस्काउंट मिल गया बंडल का। तो अब उसने टेक्निकल उसे पैसे कितने मिले? 250,000। अब इसके ऊपर उसे तीनों पोर्शंस पे रेवेन्यू को क्या करना है? अलोकेट करना है 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। तो पहला बोल रहा है कि 1,60,000 डिवाइड बाई 270 मल्टीप्लाई बाई 250, यानी 148,000 किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए। इंस्टॉलेशन के लिए भी सेम रेशियो में बट जाएगा 18,000 एंड
टेक्निकल के लिए भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्काउंट ओवरऑल बॉटम लाइन पे था तो हम उसको रेशियो में स्प्लिट कर दिए। ठीक है, अब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस रेवेन्यू टू सर्विस रेवेन्यू टू अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू। क्यों, ये 3 साल का एग्रीमेंट है तो इसको 3 साल में बांटना है। तो अनअर्न्ड पहले साल में जितना सर्विस का पोर्शन है वो आ जाएगा, बाकी सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज होगा और उसके बाद किसमें होगा, थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज होगा। तो ये पोर्शन, देखिए ये एग्रीमेंट आपके पास है कि आप तीनों अलग से बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक सिंगल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया और वहां पे अलग अलग बेचते तो 2,70,000 का बिकता, लेकिन आपने तीनों एक साथ सेल कर रहे हैं तो आप इसको 20,000 के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो आपको 250,000 मिल गया। अब 250,000 को आपने वैल्यू के हिसाब से रेशियो में स्प्लिट कर दिया कि सॉफ्टवेयर के लिए कितने लगेंगे, इंस्टॉलेशन के लिए कितने लगेंगे और टेक्निकल के लिए कितने लगेंगे। तो आपने तीनों को स्प्लिट करके बांट दिया, हो गया, बात खत्म। यहाँ तो बात हो गई। अब इसके अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, वो क्या था, जो टेक्निकल सपोर्ट का आप जो सर्विस देते हैं वो पैसे भले आपको मिल जाए आज, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्लिगेशन है वो 3 साल तक वैलिड है। इसका मतलब जो अभी आपको 83,000 मिले हैं वो 3 साल के लिए मिले, तो आप उसको पहले अनअर्न्ड रेवेन्यू में रखिएगा, फिर उसके बाद उसको 3 साल तक उसको आप क्या कीजिएगा, अलोकेट। ठीक है, अब चौथा है रिकॉग्नाइज व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाई, यानी कंट्रोल दे दिया, सामान हैंड ओवर कर दिया, तब ये एंट्री करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि बस ये इसमें कोई मसला नहीं था, ये पांचों हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैनर कंपनी बिल्डिंग मल्टी यूनिट्स, ये तो हमने पीछे करके आ गए थे, इसको छोड़ दिया, अब आ गया। यहाँ तक में हमने पूरे के पूरे अपने जो भी पुराने पढ़ाई थे सब हमने रिकॉल कर लिया, उसके बाद हमने 2-3 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कर लिए। अब आ जाते हैं इनकम मेजरमेंट यानी मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जिस पीरियड में आप रेवेन्यू अर्न करते हैं या जिस पीरियड में एक्सपेंस करते हैं उसके अगेंस्ट में ही आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कीजिए। एक्सपेंस आर द आउटफ्लो, यूज ऑफ द एसेट्स और इनकरेंस ऑफ द लायबिलिटी। एक्सपेंस को डिफाइन किया गया, it is like an outflow, uses of the asset or increase of the liability from delivery of the goods and services at the part of normal operation, यानी कि सेंट्रल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। ये एक्सपेंस का डेफिनेशन है। एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन विद इन दी प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए ताकि यूजर्स को जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिले वो करेक्ट मिले। ठीक है, एंड उससे क्या हो सके, कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू पता चले, ताकि आप जो पैसे कमा रहे हो उसकी जो रेवेन्यू आप जितने आप रेवेन्यू उसके लिए जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो टाइमली रिपोर्ट हो जाए। ठीक है, earned by the company during the period for the given more accurate analysis of the company profitability, यानी कंपनी सही प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं उसके लिए मैचिंग कंसेप्ट का जानना जरूरी है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। एग्जांपल्स ये है कि इंग्लैंड एंटरप्राइजेज हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार हम लोग से ये मिस हो जाता है, बहुत ध्यान से सुनिए। बोला अर्नड रेवेन्यू 2,25,000 एंड 22,500 with 22,500 अनकलेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, अनकलेक्टेड। ठीक है, अभी तक पैसे नहीं मिले, अर्नड रेवेन्यू है, अनकलेक्टेड है। अनकलेक्टेड का मतलब ये AR बन गया, हो गया। परचेज मर्चेंडाइज ऑफ 1,10,000 of which 36,200 is owned at the end, यानी कि पहले से था, ओपनिंग में था। ऑल इन्वेंटरी परचेज वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो खरीदा बिक गया, हो गया, बात खत्म। अब बोल रहा है पेड 33,500 फॉर 2 years इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, 2 years इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस, जैसे बिजनेस आप स्टैब्लिश करते हैं उसी दिन ये एक्सपेंस आप इंटर कर लेते हैं और इसकी वैलिडिटी 2 साल की है। बोल रहा है एम्प्लॉय अर्नड टोटल, employee earned total of 9,100 in salary during the year. 1,000 of his is owned at the end of the year and will be paid in the January 2 of the year 2, यानी इसकी पेमेंट दूसरे साल में होगी। ओनर इन्वेस्टेड 30,000, इन्वेस्टर कितना 30,000 इन द बिजनेस January 2 year 1, the business borrowed 45,000
and the owner signed a 5 years 6% debt and the owner signed a 5 years 6% note. यानी ओनर बोला मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट चाहिए, खत्म। ठीक है, नहीं, ओनर जब पैसे दिया, सॉरी, जब लोन लेके आया था तो लोन जो है 6% का इंटरेस्ट और 5 साल के पेमेंट प्लान के साथ लाया था। क्लियर है? अब हमसे बोल रहा है कि हमको ये रेवेन्यू को पूरी की पूरी पीएनएल बनानी है। तो आप सवाल समझिए, आपको पीएनएल बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने पैसे दिए या नहीं दिए या हमें पैसे रिसीव नहीं हुए, उससे हमको इनकम स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया 2,25,000, तो ये मेरे लिए रेवेन्यू बन गया। अब बोल रहा है कि मर्केंडाइज हमने परचेज किया कितने का? 1,10,000, 36 ओन एट द ईयर एंड। अभी 36,200 आपके हाथ में क्या बोल रहा है? अभी भी है, ओड है। अच्छा, हमारे ऊपर बाकी है, यानी इन्वेंट्री नहीं बचा है, यानी ये मेरा एपी है, अभी हमने पैसे नहीं दिए हैं। तो ये जो एपी है ये मेरे लिए बैलेंस शीट है। दिस इज माई बैलेंस शीट, दिस इज माई एआर इज बैलेंस शीट, दिस इज लाइक एआर, दिस इज माई बैलेंस शीट। तो ये इनकम स्टेटमेंट में तो आएगा पूरा का पूरा 1,10,000 का एक्सपेंस। अब दोनों को हमने डिफरेंस किया तो पता चला कि ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये जो हमने परचेज किया है वो 3,005 ईयर्स फॉर 2 ईयर्स इंश्योरेंस पॉलिसी, कितने साल की? 2 साल। तो अब इसमें हमको 1 साल का क्या करना पड़ेगा? प्री पेमेंट में डालना पड़ेगा। तो 3,500 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1,750 रुपया कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। प्री, तो 17,500 बैलेंस शीट में चला गया और 17,500 पीएनएल में चला गया। अब बोला 9,100 एम्प्लॉय अर्न है, यानी ये मेरे लिए एक्सपेंस है। 1,000 जो है अभी हम ओड करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, विल बी पेड इन द ईयर 2, यानी ये 1,000 मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बैलेंस शीट आइटम। क्लियर हो गया? तो हमारे लिए एक्सपेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस हमारा पूरा का पूरा इनकर्ड हो चुका है। हो गया? अब बोल रहा है कि हम जो इंटरेस्ट लेके आए हैं, हमको जो 45,000 बोरो किया है उस पर हमारा 6% का इंटरेस्ट है। तो 45,000 का 6% कितना होता है? पूरे साल का 700 का मेरा पूरे साल का इंटरेस्ट। ठीक है, हो गया? अब उसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो मेरे लिए नेट इनकम बन जाएगा। तो ये तो हमारा पीएनएल का प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट का आप लोग बना लीजिएगा, बैलेंस शीट आप बनाइएगा, ऐसा होमवर्क। अभी इसमें 2-3 अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, वो समझ लीजिए। बोला रेवेन्यू अर्न्ड बाय इंग्लैंड ड्यूरिंग द ईयर आर रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ कैश इज नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब कैश से रेवेन्यू को मतलब नहीं। बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री, नो इन्वेंट्री रिमेन्स इन हैंड, यहाँ पे कोई इन्वेंट्री हाथ में नहीं था, ओनली द सो द एंटायर कॉस्ट विल बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। फिर इंश्योरेंस में बोल रहा है कि ये 2 साल का था, तो इसमें का 1 साल जो है वो क्या चला जाएगा? प्री पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा भी है कि सिर्फ 17,500 आप करंट ईयर में चार्ज कीजिएगा, 1,750 करंट ईयर में चार्ज कीजिएगा। फिर बोल रहा है कि सैलरी के अंदर में सारा एक्सपेंस करंट ईयर का है। ठीक है, हाँ, रिगार्डलेस कि आप पेमेंट अभी तक दिए हैं कि नहीं दिए, वो उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट को वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। Interest expense consists of the interest expense incurred during the year for the 5 years operations. Calculations is clear. अभी आपने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं या फिर से वो इंटरेस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, इसकी क्लैरिटी आपको नहीं है। तो ये नोट्स इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, पर आपको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको इससे जो रिपोर्ट बनेगा वो रिपोर्ट क्या होगा? करेक्ट होगा, मीनिंगफुल होगा। गेन एंड लॉसेस जो होता है वो सेंट्रल ऑपरेशन से नहीं आता, वो बिजनेस के एंसिलरी या सपोर्ट ऑपरेशन से आता है। ठीक है, ये सेंट्रल ऑपरेशन से नहीं आता। ठीक है,
सो गेन आर इंक्रीज इन इक्विटी, लॉसेस डिक्रीज द इक्विटी। गेन से इक्विटी बढ़ जाती है और लॉस से इक्विटी आपकी घट जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट आर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब सेंट्रल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये एक सपोर्ट फंक्शन है। हो गया। ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन द गेन एंड लॉस अफेक्ट्स द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशंस, उससे आपको गेन या राइज हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स है, इन्वेस्टर सोल्ड ऑफ एंड रिजल्ट्स, इन्वेस्टमेंट हम जब बेचते हैं तो उससे या तो गेन होता है नहीं तो लॉस हो जाता है, एज द सेलिंग प्राइस फ्रीक्वेंटली डिफर फ्रॉम द कॉस्ट। तो जब हम कोई इन्वेस्टमेंट बाई या सेल करते हैं तो उससे हमें या तो गेन होगा नहीं तो लॉस होगा। कोई प्रॉपर्टी हम उसको रिप्लेस करते हैं तो कॉस्ट वो हमारा ऑर्डिनरी में, अगर हम उस बिजनेस में नहीं है तो हमारे लिए, अगर हमारा फिक्स एसेट का बिजनेस नहीं है तो उससे आने वाला जो भी गेन या लॉस है वो हमारे लिए इंसिलरी या इंसिडेंटल एक्टिविटीज होता है, जो कि हमको गेन या लॉस उससे मिलता है। फिर इन्वेंट्री लॉस ड्यू टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑन अकाउंट ईदर बाय चेंजिंग द मार्केट एंड ऑब्सोलस, यहाँ भी जो होता है वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस नहीं होता, दैट इज द लॉस और गेन हो जाता है। इम्पेयरमेंट तो पता ही है, इस पर बहुत डिस्कशन हो चुका है। इम्पेयरमेंट में एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। कैलकुलेटिंग डिस्पोजल ऑफ इनकम, यहाँ पे कोई एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने कोई एसेट खरीदा है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आया, बुक वैल्यू से ज्यादा अगर सेल मिला तो प्रॉफिट, कम मिला तो लॉस। एक एग्जांपल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये आपको पता होगा। ऑपरेटिंग का मतलब जो सेंट्रल बिजनेस से आता है, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब वो प्राइमरी से नहीं आता बल्कि वो आपको आता है, किससे आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम किससे आता है आपकी जी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपको आता है वो एंसिलरी, हाँ नहीं नहीं, एंसिलरी या इंसिडेंटल एक्टिविटीज से आता है। ठीक है। नॉन एंसिडेंट एंसिलरी यानी एक्स्ट्रा कोई काम करते हो उससे जो आता है वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाता है। एक्सिलरी वर्क यानी मेन वर्क नहीं, एक्सिलरी सपोर्ट वर्क से, यही उसका डेफिनेशन है। ये एक एग्जाम्पल है सर, अगर आपका बिजनेस ही अगर फाइनेंसिंग का है तो आपके लिए प्राइमरी एक्टिविटी है, और अगर बिजनेस आपकी प्राइमरी नहीं है तो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग है। हम्म हम्म हम्म। तो वो आपके लिए एंसिलरी एक्टिविटीज है, नॉन फाइनेंसिंग, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग जी। ये इसको एक बार इसकी प्रेजेंटेशन को जरूर देख लीजिएगा। एक्सपेंस रिकॉग्निशंस को लेके बिल्कुल क्लियर है हम, कि जिस पीरियड से रिलेटेड होगा, जिस रेवेन्यू के अगेंस्ट होगा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। द टाइमिंग शुड बी द बेस्ड ऑन द रिलेटेड रेवेन्यू, यही पीछे हम पढ़ के आए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री डेबिट होता है जब कोई एसेट, कोई भी इन्वेंट्री आपकी बिकती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके अगेंस्ट बुक करना पड़ता है, वो डेबिट हो जाता है और इन्वेंट्री आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। रिकॉग्नाइज लॉस इन करंट पीरियड, यूएस गैप बोलता है राइटिंग ऑफ इन्वेंट्री इज यूजुअली इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अनलेस द अमाउंट इज मटेरियल। मटेरियल का मतलब कोई एकदम कोई लॉस ड्यू टू फायर हो गया या कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो आप उसको सेपरेटली ट्रीट कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है कि रिवर्सल ऑफ इन्वेंट्री राइट डाउन अंडर यूएस गैप, रिवर्सल ऑफ इन्वेंट्री राइट डाउन आर प्रोहिबिटेड, यानी कि आप जो है, जो एक बार किसी प्रोविजंस को आपने वो कर लिया, आपने कोई इन्वेंट्री की वैल्यू आपने अगर रिड्यूस कर ली तो आप वापस को रिवर्स नहीं करेंगे, यानी जो आपने प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेंस बना दिया वो आप दोबारा रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसको प्रोहिबिटेड करता है। बट आईएफआरएस में अलाउ होता है रिवर्सल ऑफ इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, आपको पता होगा कि सेलिंग जो जीएनए में आता है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। बोला सेलिंग रिप्रेजेंट द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द सेल्स फॉर द कंपनी, द कॉस्ट इंक्लूड द मार्केटिंग एफर्ट एसोसिएटेड एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ द गुड्स प्रोडक्ट एंड कमीशन सेल्स फ्रेट आउट एट इतना cost paid by the company to the delivery of the goods to the customers
recognized to receive the money is part of the cost of inventory purchase. The timing of expense is recognized when the cost are incurred. इसमें बोल दिया कि इसकी रिकॉग्निशन कब होगी, जब आपने ये कॉस्ट इनकर किया है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे, ये आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ठीक है। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के एग्जांपल्स है यूटिलिटी, सप्लाईज, सैलरीज, किसके रिकॉग्नाइज जब आप एक्सपेंस इनकर करेंगे, जिस पीरियड से रिलेटेड है जी। हाँ वही बता रहा उसको बस एग्जांपल्स के साथ। बैड डेप्ट के बारे में भी आपको पता है कि जब आप क्रेडिट में सेल करेंगे बैड डेप्ट होएगा, तो आप जैसे होएगा वैसे आप उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। बोल रहा है नेसेसरी व्हेन द बिजनेस अलाउ द एक्सपेंस सेल ऑन क्रेडिट द एनालिसिस ऑफ द रिसीवेबल इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द फ्यूचर क्रेडिट लॉस। आप उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बनाते हैं, ठीक। ये तो हमने पूरा का पूरा एयर चैप्टर पढ़ाया है भाई 3 बारी। नए कंपनी में आप अगर आपके पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है तो मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर होगा। मैनेजमेंट 5% अलाउ करना चाहे 5%, 3% करना चाहे 3%, और नहीं तो इंडस्ट्री में अगर उसी सेम लाइन में इंडस्ट्री में कितना परसेंट का बैड डेप्ट होता है, इंडस्ट्री के हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए। कोई इसके लिए वो कोई एकदम वो नहीं जी। नहीं कोई फिक्स कर ही नहीं सकता ना। आप अच्छे आदमी हैं, आप इमीडिएट कलेक्ट कर लेते हैं, कोई थोड़ा ढीला है तो इमीडिएट कलेक्ट नहीं कर पाएगा ना, तो ये कोई स्टैंडर्ड तो सेट नहीं हो सकता ना। फिर बैड डेट एक्सपेंसेस है, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पर ईयर एंड इंटरेस्ट अक्रूवल है। जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हम क्या बोले थे कि आपने लोन बोरो किया हुआ और लोन के ऊपर आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो बाद का पॉइंट है, ठीक है, वो आपका बाद का प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स के एक्सपेंस को लेके भी हमने पूरा का पूरा वो किया। एम्प्लॉयज बेनिफिट्स के अंदर में एक बड़ा डिस्कशन है, जिसमें हम आपको वो सिखाएंगे कैसे सिक लीव की अकाउंटिंग करनी है, कैसे ग्रेचुइटी की अकाउंटिंग करनी है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, या एम्प्लॉयज को जो आप ईसॉप देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज ऑप्शन जो देते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। ये बहुत अच्छा एरिया ऑफ स्टडीज है, तो इसको हम लोग कल पे रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पूरी वर्किंग भी बताएंगे और अकाउंटिंग भी बताएंगे। और जनरली आपके कंपनी में पॉलिसी होगी कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय अपना 10 दिन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, और किसी ने 15 दिन का स्टाफ रखा, 15 दिन की उसने वो रखी हुई है, अपना लीव डेज रखा हुआ है, तो उसको कैसे राइट ऑफ करना है, उसके लिए क्या अकाउंटिंग बनेगी, कितना कैरी फॉरवर्ड की अकाउंटिंग बनेगी, वो पूरा कलम एक एग्जाम्पल के साथ करवा देंगे, जो कि इसमें नहीं है, वो हम एसीसीए के बुक से करवाएंगे। क्योंकि वो हमने जब हम एसीसीए का पेपर दे रहे थे तो हमने सीखा था, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंपनी में की पॉलिसी होती है ना, किसी कंपनी में 5% 5 दिन अलाउ मिलता है, किसी कंपनी में 10 दिन अलाउ मिलता है,